हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VK मैम GS सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोगों का सेशन होगा उसका आज पहला क्लास है संविधान का, यानी कि हम लोग इस सेशन में भारत के संविधान के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे इस चैनल पर जो भी कंटेंट उपलब्ध है वह बिल्कुल मुफ्त है और हमारा टारगेट है कि यूपी में आयोजित होने वाले 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में और अपडेटेड क्वेश्चन सीरीज उपलब्ध कराई जाए। और कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक जो होता है वह कितना भी कठिन हो, लेकिन उसको बार बार जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो वह समझ में आने लगती है। तो इसलिए हम लोग जो भी सीरीज है उसको बार बार देखें और उसका रिवीजन करें। तो हम लोग इस सेशन में भारतीय संविधान की जो अनुसूची हैं, अनुच्छेद हैं और जो भी भाग हैं उनका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आज हम लोगों का जो भी इसका जो टॉपिक होगा वह होगा भारतीय संविधान के विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास क्या है। तो 1757 ईस्वी की प्लासी की जो लड़ाई हुई थी और 1764 ईस्वी के बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का जो शिकंजा कसा, उसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी वे निम्न हैं, यानी कि इन दोनों लड़ाइयों के बाद से अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा कर लिया और उन्होंने कई नियम बनाए जो भारतीयों के लिए उन्होंने बहुत ही कठिन नियम बनाए। तो इसमें जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यह क्या है? इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत पर एक संसदीय नियंत्रण बना लिया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो कंपनी के द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने इस कार्य को अपने अंडर में रखा। इसके द्वारा केंद्रीय जो प्रशासन थी उसकी नींव रखी गई, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या थी उसको हम लोग देखेंगे। पहली विशेषता है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। यानी कि यह जो अधिनियम था इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। और इसका जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद से इस एक्ट के अंतर्गत जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, इसमें एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस एक्ट की दूसरी विशेषता जो थी, इसके अंतर्गत जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में वहाँ पे परिषद के जो 4 सदस्य थे, उनमें जो गवर्नर थे वे अपने सत्ता का संयुक्त रूप से उपयोग करते थे। और तीसरी विशेषता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह सर एलिजाह इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश जो हैं उनका नाम है चैम्बर्स, दूसरे हैं लिमेस्टर और तीसरे हैं हाइट। चौथा जो विशेषता है इसमें इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि
कोई भी अंग्रेज जो था वह किसी भी भारतीय से उपहार व रिश्वत नहीं ले सकता था। पांचवी विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि जो भी यहाँ पे जो अंग्रेज रहते थे वे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी थी वह ब्रिटिश सरकार को जरूर देते थे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781, यह जो रेगुलेटिंग एक्ट का में जो कमियां पाई जाती थी इसमें सुधार के लिए इसका निर्माण किया गया था। अगला है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। यह पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए बने और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना वो राजनीतिक मामलों के लिए बना था। 1813 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम, इसके द्वारा एक कंपनी का जो अधिकार पत्र था इस पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। यह मतलब ये है कि चार्टर्ड अधिनियम जो 1813 था इसके तहत अंग्रेज़ों को भारत में खुला आमंत्रण दे दिया गया व्यापार करने के लिए। तो यह इसका एक विशेषता था कि भारत के राज्य का जो सचिव होते थे उनकी नियुक्ति की गई थी, वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। 1873 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अब आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। यह जो अधिनियम था, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा। 28 अप्रैल 1876 की एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। यानी कि जो शाही उपाधि अधिनियम था 1876, इसके तहत जो महारानी विक्टोरिया थी इनको भारत का भी साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अब है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जो था, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, यहाँ से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार। यह मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम था, इसकी क्या विशेषताएं थी? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का जो था व्यवस्था किया गया। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो के द्वारा। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन जनक के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो हम लोग किसका नाम लेंगे? मार्ले मिंटो जो थे वह सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग इस सेशन के अगले पार्ट में। भारत के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।